द चोलाज अब केस स्टडी। अब हम लोग एक केस स्टडी के तौर पे चोल वंश या फिर द चोलाज की बात करेंगे और यहाँ पर बात होगी कि आखिर इस वंश या फिर द चोलाज के बारे में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आप लोगों को आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जाननी है, आपके पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार जाननी है, क्योंकि आप लोग हैं कक्षा 7 में और कक्षा 7 में एसएसटी के अंतर्गत आने वाला अध्याय संख्या 2 जिसमें न्यू किंग्स एंड किंगडम, नए राजा और साम्राज्य के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ये इतिहास का पाठ है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पिछले 6 कक्षाओं के माध्यम से वो बहुत सारी चीजें और वो सारी चीजें देखी जो आप लोगों को अभी तक इस चैप्टर में पढ़ना था, पृष्ठ संख्या 17 तक। अभी हम लोग 17 पर हैं और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और केस स्टडी के तौर पे अब इसकी बात करेंगे, द चोलाज की बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि कैसे अलग अलग राजे रजवाड़े बने, जहां पर राजपूत की भी बात की हम लोगों ने, कायस्थ की बात की हम लोगों ने क्षत्रिय की बात की, हम लोगों ने अलग अलग वर्ण की बात की, हम लोगों ने वर्ण व्यवस्था की बात की, हम लोगों ने तो ये भी देखा कि कैसे बाहर के आक्रांता जो है वो भारत में आया और भारत को 17 बार तक लूटकर चला गया और भारत के शासकों के, उस समय के शासकों के कमजोरी को बता गया कि भारत के शासक जो हैं वो मानसिक रूप से कितने कमजोर थे और ये सारी चीजें हैं, वो सारी चीजों की बात हम लोगों ने की। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे द चोलाज अब केस स्टडी के तौर पर इन सारे चीजों की। तो यहां पर लिखा हुआ है केस स्टडी में, द चोलाज केम into prominence in the 9th century AD under Vijayala, who conquered Tanjore by defeating the Pallavas। अगर हम लोग चोलाज की बात करें, चोल वंश की बात करें, तो चोलाज का जो प्रोमिनेंस है, जो प्रभुत्व है, जो इनकी शक्ति है, वो कब दिखती है? तो 9वीं शताब्दी में दिखती है, 9th सेंचुरी में दिखती है। किसके शासक में? तो विजय आला, यानी कि विजय आला जो है ये एक चोल शासक था जिसके शासन में चोल वंश पहली बार प्रभुत्व में, यानी कि कहें तो प्रोमिनेंस में या फिर कहें तो मजबूत शक्ति में दिखता है। और यह समय था 9वीं शताब्दी का। और यह जो मजबूत शक्ति था, यह इसको कब मिला था, कैसे मिला था? तो इसने पल्लवाज को, यानी कि पल्लव वंश या फिर कहें तो पल्लव डायनेस्टी को हरा कर, जहां पर तंजोर जो क्षेत्र है इसको कब्जे में किया, इसको कॉन्कर किया और फिर इसकी शक्ति बढ़ गई। यानी कि चोल की शक्ति, चोल वंश की शक्ति पल्लवाज को डिफीट करने, पल्लव वंश को डिफीट करने, हराने के बाद बढ़ी। यह समय था 9th सेंचुरी एडी और यह जो जगह था जहां पर यह सारी डिफीट ये सारा कुछ युद्ध हुआ, वो तत्कालीन तंजोर था, जिसे अब हम लोग थांजावुर कहते हैं। तंजोर का स्पेलिंग TANJORE, थांजावुर का स्पेलिंग THANJAVUR। तो ये सारी बातें थी। तो यहां पर यही कहा गया कि चोल वंश अपने प्रोमिनेंस में, अपने प्रभुत्व में, अपने मजबूत शक्ति में विजय आला के समय 9th सेंचुरी में आया, जब उसने पल्लवाज को तंजोर के युद्ध में हरा दिया। द इंपॉर्टेंट चोला रूलर एंड देयर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन आर एज फॉलोज। अब कुछ महत्वपूर्ण चोल शासक की बात अब हम लोग एक एक करके करेंगे और उनके कंट्रीब्यूशन, आखिर उनका क्या योगदान था, उसकी बात करेंगे हम लोग अलग अलग पॉइंट्स में। तो यहां पर पहला व्यक्ति है जिसकी बात की जा रही है, वो है राजराज वन, यानी कि राजराज प्रथम की बात करेंगे। यह एक चोल शासक था। राजराज वन, ऑल्सो नोन एज मुम्मदी चोलादेव एंड चोला मरथांड, यानी कि ये राजराज प्रथम को मुम्मदी चोला देव भी कहा जाता था या फिर चोला मराठांड कहा जाता था। ये इसके नाम थे, यानी कि यह व्यक्ति इन सारे नामों से भी जाना जाता था। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि सबजुगेटेड द चेराज, ही overran the eastern Chalukyan kingdom of Vengi and also captured the island of Lakshadweep and the Maldives। हम लोगों ने अभी बात की है कि अब हम लोग एक एक करके कुछ महत्वपूर्ण चोल शासक की बात करेंगे और उनके कंट्रीब्यूशन की, उनके योगदान की बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें नाम आता है राजराज प्रथम का, जिसको मुम्मदी चोलदेव या फिर चोल मरातांड भी कहा जाता है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसने
Chalukya kingdom. He overran the eastern Chalukya kingdom of Venji and also captured the island of Lakshadweep and Maldiv. इसने लक्षद्वीप मालदीव के साथ साथ चालुक्य किंगडम को ओवररन करते हुए, उसको पार करते हुए वेंजी को भी कब्जे में किया और लक्षद्वीप और मालदीव जैसे द्वीपों को भी इसने अपने नियंत्रण में, अपने शासन में, अपने शक्ति क्षेत्र में कर लिया। आज की बात करें तो लक्षद्वीप तो भारत का हिस्सा है, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, जबकि मालदीव एक नया देश बन चुका है जो उसी की तरफ है, लक्षद्वीप के आगे है। दूसरा, राजराज वन के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अब आएगा नाम जिस व्यक्ति का, उसका नाम है राजेंद्र वन यानी कि राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र वन, राजेंद्र प्रथम ट्रांसफॉर्म्ड द चोल किंगडम इनटू द mightiest kingdom in India by the middle of the 11th century AD। राजेंद्र वन के बारे में कहा जाता है कि इसने चोल किंगडम को, चोल साम्राज्य को एक बहुत बेहतरीन और बहुत सही तरीके से स्थापित किया और बहुत सही तरीके से आगे बढ़ाया। जब यह समय की बात हो रही है तो यह समय है 11वीं शताब्दी की, यानी कि इसने 11वीं शताब्दी के मध्य में, मिडिल ऑफ द 11th सेंचुरी, राजेंद्र वन, राजेंद्र प्रथम ने चोल किंगडम को बहुत तेजी से और बाकी सारे किंगडमों की तुलना में बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया, बहुत अच्छे तरीके से मजबूत किया। He undertook military campaign towards North India, crossing the river Ganga and defeating two northern kingdom। इसने He undertook military campaign towards North India, इसने सैन्य शक्ति और सैन्य परीक्षण और ये सारा कुछ करते हुए अपना सैन्य बल के साथ इसने नॉर्दर्न इंडिया यानी कि उत्तरी भारत की तरफ इसने अपने आप को बढ़ाया। और उसके बाद यहाँ पर इसने, इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसने गंगा नदी को क्रॉस करते हुए, पार करते हुए दो महत्वपूर्ण नॉर्दर्न किंगडम यानी कि उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी भारत के दो महत्वपूर्ण साम्राज्य को हराया और वहां पर इसने अपने आप को मजबूत किया, अपने शासन को बढ़ाया। टू मार्क दिस विक्ट्री ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ गंगाईकोंडा, कॉन्करर ऑफ द गंगा। और इस विक्ट्री के बाद ही एज्यूम्ड द टाइटल, और इसको एक टाइटल मिला, इसको एक उपाधि मिला, क्योंकि इसने अपने आप को आगे बढ़ाया, अपने सैन्य शक्ति के साथ अपने आप को आगे बढ़ाया। इसने अपने आप को नॉर्दर्न पार्ट में यानी कि उत्तरी भारत में आगे बढ़ाया और उत्तरी भारत में आने पर इसको जो जो चीजें बीच में आई उसको इसने पार किया, चाहे वो गंगा नदी की बात हो। और उसके बाद यहाँ पर इसने नॉर्दर्न पार्ट में जो दो महत्वपूर्ण साम्राज्य था उसको हराकर इसको कॉन्कर किया, इसको जीता और इसी कारण से इसको कॉन्करर ऑफ द गंगा कहा जाता है। इस व्यक्ति को, राजेंद्र वन को, राजेंद्र प्रथम जो कि चोल वंश का एक शासक था, उसको कॉन्करर ऑफ द गंगा कहा जाता है, जिसको एक नाम से इन लोगों ने कहा गंगाईकोंडा, यानी कि गंगाईकोंडा जो है वो कॉन्करर ऑफ द गंगा का एक शब्द है, जिसका मतलब होता है कि राजेंद्र वन ने, राजेंद्र प्रथम ने गंगा को पार करते हुए नॉर्दर्न पार्ट में अपना स्थापना या फिर अपने आप को स्थापित किया, अपने वंश को स्थापित किया, अपने साम्राज्य को स्थापित किया, इसीलिए इसको यह उपाधि मिला। He annexed the whole of Sri Lanka, established supremacy over the Pandyas and Pal king and expanded commercial contact with the Malay Peninsula। अगर हम लोग और इसके बाद इसकी बात करें तो इसने अपने आप को आगे बढ़ाते हुए पूरे श्रीलंका की बात करें तो इसने अपने पूरे श्रीलंका को कब्जे में लिया। He established supremacy over the Pandya and Pal king। पांड्या और पाल किंग के समय भी इसने अपने आप को इनसे ऊपर बनाया, यानी कि यहां पर भी इसने अपने आप को, अपने प्रभुत्व को बनाए रखा, अपने प्रभुत्व को बनाया। एंड एक्सपेंडेड कॉमर्शियल कॉन्टैक्ट विद द मलय पेनिनसुला, और मलय पेनिनसुला जो है उस क्षेत्र में भी इसने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, या फिर कहें तो उस क्षेत्र में इसने अपने कॉमर्शियल एक्टिविटी यानी कि वाणिज्यिक कार्य यानी कि व्यापार वाले कार्य को, ट्रेड वाले एक्टिविटी को इसने मलय पेनिनसुला की तरफ से जोड़ा, बढ़ाया, ताकि इसे कॉमर्शियल बेनिफिट मिले, आर्थिक लाभ मिले। यह जो चित्र है यह नटराज का चित्र है, जो कि आप लोग सामने देख सकते हैं स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से, आपके पुस्तक में भी है पृष्ठ संख्या 17 पर। यह नटराज जो है ये चोल ब्रोंज स्टैच्यू है, यानी कि चोला
के समय बनाया गया एक ब्रोंज का स्टैचू है, मूर्ति है, ये नटराज है, जिसका दर्शन हम लोग आज भी करते हैं। तो ये जो नटराज है ये चोल वंश के समय का ही है, यानी कि इससे चोल वंश को डिनोट किया जा सकता है, देखा जा सकता है। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 17 से आते हैं पृष्ठ संख्या 18 पर, और अब हम लोग बात करते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, यानी कि कला और वास्तुकला की अब बात करेंगे। कला और वास्तुकला की बात करते हुए देखेंगे कि आखिर इस चोल वंश में ये कला और वास्तुशास्त्र यानी कि जो आर्ट और आर्किटेक्चर है ये कैसा था, कैसा हुआ करता था। द चोलाज ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन दिस फील्ड। जो चोलाज था इसके बारे में कहा जाता है कि इसको आर्ट और आर्किटेक्चर यानी कि कला और वास्तु शास्त्र, या फिर कहें तो कला और आर्किटेक्चर, आर्ट और आर्किटेक्चर में इसका बहुत ज्यादा लगाव था चोलाज का, इसलिए इसने इस क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, बहुत अच्छा अच्छा योगदान दिया, क्योंकि ये इसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, रुचि का क्षेत्र था। द ब्यूटिफुल सिटी ऑफ तंजोर एंड गंगाई कोंडा चोलापुरम हैव बीन vividly described and praised by writer of the period। अगर हम लोग बात करें इसके आर्ट एंड आर्किटेक्चर की तो इसमें दो बहुत बड़े शहर का नाम, दो बहुत बड़े नगरों का नाम आता है, जो अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग लेखकों के द्वारा भी इस शहर के आर्ट और आर्किटेक्चर की सराहना की गई है जो चोलाज के द्वारा बनाया गया था। वो जो दो शहर है, पहला जहां पर इसने अपने आप को स्थापित किया मजबूती से, तंजोर, और दूसरा है गंगाई कोंडा चोलापुरम, जो ये दो शहर है। यहाँ पर चोल वंश के आर्ट और आर्किटेक्चर को बहुत बेहतर तरीके से समझा जा सकता है, देखा जा सकता है और समझा जा सकता है कि आखिर इन लोगों का आर्ट और आर्किटेक्चर के प्रति कितना सकारात्मक लगाव था। द चोलाज वेयर ग्रेट टेम्पल बिल्डर। ये लोग चूंकि हिंदू शासक थे तो इन लोगों का जो रुचि था वो मंदिर बनाने में भी था, यानी कि इन लोगों ने अलग अलग बहुत सारे मंदिर भी बनाए थे। द फेमस बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजोर विच वॉज बिल्ट इन द 11th century AD बाई राजराज वन इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव। अगर हम लोग चोल वंश के मंदिरों की बात करें तो बहुत सारे मंदिरों में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर का नाम आता है जिसका नाम है बृहदेश्वर टेम्पल, जो कि तंजोर में है। बृहदेश्वर मंदिर जो तंजोर शहर में है, तंजोर नगर में है, उसको राजराज प्रथम ने बनाया था 11वीं शताब्दी के समय, जो कि डेडिकेटेड है, जो कि समर्पित है, यानी कि ये मंदिर जो है ये लॉर्ड शिव का है, भगवान शंकर, भगवान शिव का है। मोस्ट ऑफ द टेम्पल आर इन द द्रविडियन स्टाइल। अधिकांश जो मंदिर है वो द्रविडियन स्टाइल में है, चूंकि ये जो शैली है ये दक्षिण भारत में थी और ये जो चोल वंश है ये भी दक्षिण भारत में ही शुरू हुआ था। ये दक्षिण भारत का ही मेन वंश था जो धीरे धीरे गंगा को पार करते हुए नॉर्दर्न पार्ट में भी आ गया था, लेकिन मुख्यतः यह दक्षिण भारत का था, इसलिए ये वहीं का स्टाइल, वहीं का आर्ट और आर्किटेक्चर स्टाइल या फिर अलग अलग स्टाइल अपनाता था, जिसको द्रविडियन स्टाइल कहते हैं, द्रविड़ शैली। द चोल इनकरेज्ड craftsmen to make images of the god and goddess in both stone and metal, especially bronze। ये जो चोलाज थे ये अपने कलाकारों को प्रोत्साहित करते थे, कहते थे कि तुम भगवान और देवी और देवताओं की मूर्ति बनाओ, उनका इमेज बनाओ, उनका चित्र बनाओ, पत्थर पर भी और धातु पर भी, ताकि वो चीजें जो हैं और ज्यादा सुंदर लगे। और धातुओं में भी स्पेशली ब्रोंज की बात आती है, कांस्य की बात आती है। The most renowned bronze image of the period are those of नटराज और the dancing शिव। और सबसे ज्यादा रिनाउंड, सबसे ज्यादा जाना जाने वाला, सबसे ज्यादा प्रसिद्धि पाने वाला उस समय का चोल वंश का जो इमेज है, जो ब्रोंज इमेज है, जो कांस्य का जो चित्र है, वो है नटराज का, यानी कि नाचते हुए भगवान शिव का, डांसिंग शिव का। तो ये सारी चीजें बताती है कि चोल वंश का आर्ट और आर्किटेक्चर के प्रति क्या रुझान था, क्या लगाव था। ये जो मंदिर है यही है बृहदेश्वर टेम्पल तंजोर, बृहदेश्वर मंदिर तंजोर का। अब हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ टेम्पल्स। अब इंपॉर्टेंस ऑफ टेम्पल्स की बात होगी, लेकिन इसकी बात हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। इस अध्याय को अभी हम लोग यहीं पर रोकते हैं।
मिलते हैं अगली कक्षा में, तो यहीं से हम लोग आगे बात करेंगे और वो सारी बातें करेंगे जो आप लोगों को इस अध्याय में और पढ़ना है। इंपॉर्टेंस ऑफ टेम्पल से बात की शुरुआत होगी, अगले कक्षा की शुरुआत होगी। तो इस कक्षा को देते हैं यहीं पर विराम, तब तक के लिए धन्यवाद।